हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको रेशो एंड प्रपोर्शन अनुपात तथा समानुपात पढ़ा रहा हूं, जिसका बेसिक आपको बता दिया था, डबल क्रॉस मेथड बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर मिल्क एंड वाटर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। बच्चों, मिल्क और वाटर के जो क्वेश्चन है वो मिक्सर और एलिगेशन में भी बनते हैं। मैं वो क्वेश्चंस भी आपको यहीं इसी चैप्टर में करवा दूंगा। इसी वजह से आज लेक्चर नंबर 8 की जगह 9 है। 8 नंबर का लेक्चर जब ये रेशो एंड प्रपोर्शन आपका हो जाएगा उसके बाद मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, जिससे आप मिल्क और वाटर के और जो क्वेश्चन बनते हैं मिक्सर और एलिगेशन में वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। आज की क्लास के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो बच्चों कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्जाम्स में या मेंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको अच्छे से आने चाहिए। मैं 1 बाय 1 आपके साथ सारे डिस्कस करता हूं। इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर आप कर दीजिए, फिर अपन पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखो, चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3 व 4:5 है। उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपीज़ है। तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करो। तो समझते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर पता चलता है कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझो, फिर बाकी के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप अप्रोच लगा पाओगे। बच्चों, इनकी लास्ट ईयर इनकम के बारे में पहले कहा गया है कि ए और बी की लास्ट ईयर इनकम 3:5 के अंदर है। अरे ठीक है। उसके बाद कहा गया कि ए और बी की लास्ट ईयर और करंट ईयर जो प्रेजेंट में चल रहा है, लास्ट ईयर और करंट ईयर जो इनकी इनकम है उसका रेशो फिर से दे दिया। वो है 2:3 एंड 4:5। 2:3 और ये है आपके पास 4:5। तो आपसे कहा गया ए और बी की करंट ईयर इनकम बताओ। तो देखो, आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि ये भी ए की लास्ट ईयर इनकम का रेशो है, यहाँ पर भी ए की लास्ट ईयर इनकम है। तो आपके पास पहला तरीका डिटेल मेथड ये हो सकता है कि आप ए की लास्ट ईयर इनकम 3 की जगह परफेक्ट में कहना चाहोगे तो इसे आप 3x कह दो, और इससे आप परफेक्ट में कहना चाहोगे तो क्या कह दो, 5x कह दो। अब एक बात बताओ, ए की लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो दिया हुआ था, क्या 2 यूनिट की वैल्यू तो आपको एग्जैक्ट पता चल गई है क्या, 3x है। मुझे बताओ 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास 3x है। बच्चों, ये डिटेल मेथड है। तो बताओ ए की करंट ईयर इनकम आपके पास कितनी हो जाएगी, यानी क्या 3 यूनिट की वैल्यू आप निकाल पाओगे क्या? बताओ कितना हो जाएगा। तो जवाब होना चाहिए 9x/2। जो पूछा जाता है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे। इसी तरह मुझे बताओ बी की लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशो 4:5 है, जिसमें से बी की लास्ट ईयर इनकम तो आपको एग्जैक्ट पता चल गई 5x है। इस बात का मतलब 4 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5x है। तो बताओ बी की करंट ईयर इनकम 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी। तो जवाब होना चाहिए, बोलो 25x अपॉन में 25x अपॉन में कितना, 4। ये बी की करंट ईयर इनकम हो गई है। अरे हाँ, क्वेश्चन में तो आपसे कहा गया है यदि वर्तमान वर्ष में दोनों की कुल आय 4300 रुपीज़ है, यानी प्रेजेंट में दोनों की जो टोटल इनकम है वो 4300 रुपीज़ है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल पाओगे क्या?
अरे हाँ है ना बच्चों, इस तरीके से आप डिटेल में इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों की अलग अलग वर्तमान वर्ष में आय बता दो क्या है। तो बच्चों सीधी सी बात है, 4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, या आप ऐसा करो दोनों का बेस सेम कर दो, इधर 2 इधर 4, तो दोनों तरफ 4 कर दो, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे हाँ है ना, तो बताओ 18 और 25 आपके पास कितना हो जाएगा, 43x अपॉन में 4 इक्वल टू 4300। तो बच्चों x का मान आपके पास आ गया, ये तो इससे कट जाएगा 100 बार, तो x का मान आ गया है आपके पास कितना, 400। x का मान आपके पास में 400 आ गया है, तो मुझे बताओ क्या a की करंट ईयर इनकम पता चल जाएगी क्या। 400 आप यहाँ रखोगे, 200 कट जाएगा 200 बार, तो बताओ a की तो करंट ईयर इनकम कितनी आ गई है, 1800। और जब आप यहाँ पर रखोगे 400 तो ये कट जाएगा 100 बार, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2500। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। बच्चों ये बिल्कुल डिटेल मेथड है, जिनको बिल्कुल बेसिक से ही समझना होता है हर एक क्वेश्चन को, तो वो इस तरीके से इस क्वेश्चन का देख सकते हैं बेसिक। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो चलिए समझते हैं इसका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होगी। बच्चों क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वही डेटा मैंने बस यहाँ रखा है, बाकी सब कुछ मिटा दिया। अब बच्चों चीज़ों को सही तरीके से एनालिसिस करो और देखो कितना आसान बनाया जा सकता है। आप मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास यहाँ एक ही लास्ट ईयर इनकम है, बोलो ये भी आपके पास एक ही लास्ट ईयर इनकम है, तो मुझे बताओ क्या दोनों के दोनों सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अरे हाँ बच्चों, ये बी की लास्ट ईयर इनकम है, ये भी बी की लास्ट ईयर इनकम है, ये भी दोनों जगह क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो सेम करने का तरीका ये होगा कि आप यहाँ से 2 और जो 4 है आप इसका एलसीएम ले लो, और जो भी एलसीएम आएगा उसको आप ऊपर वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया तो फिर कैलकुलेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो ऊपर वाले रेशो को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हो जाएगा 12। अरे हाँ, और ये आपके पास हो जाएगा कितना, 20। अरे ठीक है, अब मुझे बताओ एक ही लास्ट ईयर इनकम आपके पास 2 है, तो 2 की वैल्यू आपके पास 12 है, तो बताओ एक की करंट ईयर इनकम पता चल जाएगी क्या। 2 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई है, 18। अरे हाँ है ना। या बच्चों ऐसा सोच लो दोनों को सेम करना है तो इस वाले रेशो को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ 12 12 आपके पास बन जाएगा, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 18। अब सीधा ऐसे सोच लो कि बी की लास्ट ईयर इनकम 4, बोलो 4 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 5 आ गई क्या, 1 की वैल्यू 5, तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। इस तरह हम रेशो को इक्वल करके ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो बच्चों ए की करंट ईयर इनकम है 18, बी की करंट ईयर इनकम है 25। इसका मतलब है क्वेश्चन में कहा गया था दोनों की है 4300, तो ये 18 यूनिट प्लस 25 यूनिट, दोनों का मान आपको दिया हुआ है 4300 रुपीज़। तो मुझे बताओ 43 यूनिट का मान 4300 रुपीज़ है, तो बताओ एक यूनिट का मान कितना आ गया है, 100 रुपीज़। तो बच्चों ए की करंट ईयर इनकम तो आ गई है 1800 रुपये, और बताओ बी की करंट ईयर इनकम कितनी आ गई है, 2500 रुपये। क्या बताओ ये बात अब अच्छे से क्लियर हो गई क्या। इसी तरीके से ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कोई एक्स नहीं होता, एक्स में जाके कोई क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं करना, सभी क्वेश्चन आपको रेशो से ही बनाने हैं। अरे ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन, उसे भी अपन अच्छे से समझते हैं। देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। अब कैंडिडेट आपके पास 2 की जगह यहाँ 3 ले लिए गए। क्वेश्चन में कहा गया ए बी सी की पिछले वर्ष की आय 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि इस साल की तीनों की कुल आय 98,500 रुपीज़ है, तो बी और सी की कुल वर्तमान आय ज्ञात करो। देखो सबसे पहले अपन इनका डेटा लिख लेते हैं। यहाँ 3 कैंडिडेट है ए बी और सी, इनकी आपके पास लास्ट ईयर इनकम आपको दी हुई है, वो रेशो था 3:4:5।
आप भी साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करो अगर लास्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया है तो। ए की लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशो आपको दिया हुआ है, ऐसा ही बी का, ऐसा ही सी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का इनकम का रेशो दिया हुआ है। कितना कितना 4:5, ये दिया हुआ है 2:3 और इसके बाद दिया हुआ है 3:4। अब देखो इसे आप बिल्कुल रेशो से ही बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 4 ए की लास्ट ईयर इनकम है, यहाँ पर 2 बी की लास्ट ईयर इनकम है, यहाँ 3 सी की लास्ट ईयर इनकम है, तो यहाँ पर भी तो ए बी सी की लास्ट ईयर इनकम है। तो मुझे बताओ यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, बोलो ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पर बोलो, यहाँ तो चलो अपन बना सकते हैं सेम, बोलो यहाँ पर 2 की वैल्यू आपके पास 4 दी हुई है तो 3 की वैल्यू अपन बना सकते हैं। और यहाँ सी के लिए देखो, सी की लास्ट ईयर 3 है और यहाँ पर कितनी है? 5 है। बच्चों परेशानी कहाँ पर आ रही है? बोलो ए और सी के साथ। तो सीधी सी बात होगी, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, इसका एलसीएम ले लो, 12 होता है। 12 को आप ऊपर वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी कैलकुलेशन में। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया 36, ये हो गया 48 और सी की लास्ट ईयर इनकम आ जाएगी कितना? 60। अब बच्चों हो गया सोल्व। ए की लास्ट ईयर इनकम 4, तो बोलो 4 की वैल्यू अगर 36 है तो 1 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9, तो बताओ 5 की वैल्यू क्या 45 हो जाएगी क्या? यानी ए की करंट ईयर इनकम 45 यूनिट है। क्या ये बात समझ रहे हो क्या? नहीं तो बच्चों इस दर भी आप क्या कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ 36, फिर तो इजीली कंपेयर हो जाएगा क्या? अब यहाँ बी की लास्ट ईयर इनकम 2 यूनिट है और 2 की वैल्यू आपके पास 48 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 24, तो बताओ 3 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 72 यूनिट। 1 की वैल्यू 24 यूनिट, तो 3 की वैल्यू हो गई 72 यूनिट। इसी तरह सी का देखो, सी के अंदर लास्ट ईयर इनकम 3 है तो 3 की वैल्यू 60, 3 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 यूनिट। अरे ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आपसे तीनों की टोटल इनकम दी हुई है 98,500 रुपीज़। आपके अकॉर्डिंग तीनों की टोटल इनकम कितनी आ रही है? 5 और 2 7, 8 और 4 12 और 7 19, 197 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ था 98,500 रुपीज़। क्वेश्चन के अंदर बी और सी की कुल वर्तमान आय पूछ रहा है, यानी 72 और 80 दोनों की कंबाइंड। तो मुझे बताओ क्या 152 यूनिट की वैल्यू पूछना चाह रहा है क्या? बोलो वो सोल्व हो जाएगा। बच्चों ये कितने टाइम्स कट जाएगा? बोलो ये 5 बार, 7 को 5 से गुणा करोगे तभी 5 आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो हो गई है 500। तो बताओ 152 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 00, 5 दूनी 10, 15 5 75 और 1 76, 73,000 रुपीज़ आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है। अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन के अंदर, उसे भी आप अच्छे से समझना। देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। क्वेश्चन कहता है ए बी सी के खर्चे का अनुपात 16:12:9 है। इनकी कुल आय 1530 रुपये है। यदि वे क्रमशः 20%, 25% और 40% की बचत करते हैं तो बी की आय ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन को आपने पढ़ा और आपको यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि तीनों की टोटल इनकम पता है कि 1530 रुपये तीनों की टोटल इनकम है और आपसे बी की इनकम पूछना चाह रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो तभी सोल्व होगा जब आपको कहीं ना कहीं इनकम का रेशो पता हो। इनकम का रेशो पता होगा तो टोटल की वैल्यू 1530 हो जाएगी और जो बी का रेशो होगा उसका मान आपसे पूछा गया है। अब आपको इनकम का रेशो बनाना है और इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के इक्वल होता है। बोलो ये बात भी आपको पता है। देखो क्वेश्चन के अंदर 3 जने हैं, ए बी और सी। क्वेश्चन में आपसे एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16:12:9, 16:12:9। इसके बाद कहा गया कि ए बी और सी की
जो सेविंग है उसका परसेंटेज 20, 25 और 40 है। बच्चों आप यहाँ सेविंग के परसेंटेज से भी कर सकते हो, या फिर आप एक बात सोचो, अगर वो 20% की सेविंग करता है तो 80% का क्या करता होगा, खर्चा करता होगा। बी अगर 25% की सेविंग करता है तो 75% वो खर्चा करता होगा। अरे हाँ ना, तो आप सेविंग के परसेंटेज से भी कर सकते हो और आप एक्सपेंडिचर के परसेंटेज से भी कर सकते हो। अभी मैं आपको दोनों ही तरीके से ये बात समझा देता हूँ। ए की जो सेविंग है उसका परसेंटेज है 20, बी की जो सेविंग है वो है 25%, और यहाँ पर बच्चों इसका परसेंटेज कितना है, 40। बच्चों ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से समझ लेना। 20% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/5, नहीं भी तो परसेंटेज हटाओ और 1/100 से गुणा कर दो और कट जाएगा, 1/5 आ जाएगा। 25% का मतलब 1/4 और 40% का मतलब 2/5 होता है। तो इस बात का मतलब है कि अगर एक ही इनकम 5 यूनिट है तो बच्चों एक आपके पास में क्या हो गई, एक ही सेविंग हो गई। एक ही सेविंग हो गई तो बताओ ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, तो जवाब होना चाहिए 4। अरे हाँ, अब बच्चों अगर आप सीधा ही एक्सपेंडिचर का परसेंटेज लेते, 80% का क्या करता है, खर्चा, तो 80% का मतलब हो जाता 4/5, तो 5 इनकम हो जाती और 4 उसका क्या हो जाता, खर्चा हो जाता। बोलो बात तब भी वही रहती क्या। अरे हाँ, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 तो हो गई इनकम, 1 हो गई इसकी क्या, सेविंग। ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा वही होता है जो आपको दिया होता है। अगर ये सेविंग दी हुई है तो ये सेविंग होगी, एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर होगा। तो बताओ बी का एक्सपेंडिचर कितना हो गया, आप बोलोगे बी का जो एक्सपेंडिचर है बच्चों वो है 3 यूनिट। यहाँ से बताओ ये तो हो गई इसकी इनकम, 2 हो गई इसकी सेविंग, तो बताओ सी का जो एक्सपेंडिचर है बताओ वो कितना यूनिट हो गया, आपका जवाब होना चाहिए 3। तो बच्चों एक बात बताओ, ये ए का एक्सपेंडिचर, ये बी का, ये सी का, और ये भी एक्सपेंडिचर है क्या, मुझे बताओ ये सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मुझे बताओ अगर ए का एक्सपेंडिचर 4 है, जबकि 4 तो किसको रिप्रेजेंट करता है, 16 यूनिट को, तो बताओ एक की वैल्यू 4 हो गई क्या, 4 की वैल्यू 16 तो एक की वैल्यू हो गई 4, बोलो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 3 की वैल्यू आपके पास 12, यहाँ 3 की वैल्यू 9 है, यानी आपको इस वाले रेशो को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती तो आपको पता है ये भी ए बी सी का एक्सपेंडिचर है, ये भी ए बी सी का एक्सपेंडिचर है, दोनों सेम होने चाहिए। तो आपको क्या करना होता, यहाँ जो वैल्यू होती, यहाँ जो वैल्यू होती उनका एलसीएम ले लो और उसको इस वाले रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। अरे समझ रहे हो ना। तो अभी आप समझो एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू 4, तो बताओ बी की जो इनकम है वो आपके पास कितनी है, तो जवाब होना चाहिए बी की इनकम हो गई है 20। बताओ इसी तरह बी का एक्सपेंडिचर 3, 3 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12 तो एक की वैल्यू 4, तो बताओ बी की जो इनकम है वो कितनी हो गई, तो जवाब होना चाहिए 16 यूनिट। सी का जो एक्सपेंडिचर है वो 3 है, 3 की वैल्यू 9 तो एक की वैल्यू हो गई 3, तो बताओ सी की जो इनकम है वो कितनी हो गई है, 15 यूनिट। क्या बताओ ये बात आपको समझ में आ गई है क्या। बच्चों सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको रेशो फ्रैक्शन से ही सोल्व करना है, एक्स वैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बच्चों जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 31 और 20 51। आपके अकॉर्डिंग तीनों की इनकम आ रही है टोटल 51 यूनिट। अरे हाँ, जबकि क्वेश्चन में तीनों की इनकम दी हुई थी 1530 रुपये, 51 यूनिट की वैल्यू 1530 रुपये है, तो बताओ बी की इनकम क्या होगी, तो बी की इनकम बताओ क्या 16 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है क्या। अरे हाँ या ना। बच्चों ये 3 बार कट जाएगा तो 48 रुपीज़ क्या आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा क्या। बच्चों ये आपके पास 30 टाइम्स कट जाएगा तो 48 नहीं 480 रुपीज़ आपका आंसर होगा। अरे हाँ ना, कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। अब बच्चों आप यहाँ इक्वेशन बनाने लग जाओगे ज़बरदस्ती का, तो वो कोई मतलब नहीं है, ना तो वो आपको समझना चाहिए ना ही उसे एग्जाम में अप्लाई करना चाहिए। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन से इन क्वेश्चंस को सोल्व करो। आप यहाँ सेविंग का परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो और एक्सपेंडिचर का भी यूज़ कर सकते हो। अरे क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखो जिससे ये प्रैक्टिस और अच्छे से आपकी हो जाएगी।
देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन बनेगा। क्वेश्चन कहता है ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि 333 रुपीज़ है। वे अपनी मजदूरी को क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। उनकी सेविंग का रेशो, बचत का अनुपात 7:6:9 है। तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब आपके पास सेविंग का तो रेशो दे दिया और परसेंटेज दे दिया उनके एक्सपेंडिचर का। देखो 3 कैंडिडेट हैं ए, बी और सी। इनकी जो सेविंग है उसका रेशो दिया हुआ था 7:6:9। इसके बाद ए, बी और सी इनका एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया हुआ है। आप यहाँ एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज दिया है उससे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि जिसका रेशो आपको दिया हुआ है आप पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट उसी के अंदर ही रखो। जैसे देखो ए का जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो 80% है, यानी ए 80% खर्च करता है, तो इसका मतलब है ए की जो सेविंग होगी वो बच्चों 20% रही होगी। बोलो इस बात से आप एग्री करोगे या नहीं? बोलो बी की सेविंग कितनी रही होगी? बी 85% खर्चा करता है, तो इसका मतलब है वो 15% की सेविंग करेगा। एग्जाम में तो सीधा ही आप इनका फ्रैक्शन लिख रहे होंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप हर एक चीज़ को देखो, हर एक चीज़ को मैं पेपर वर्क करके आपको समझा रहा हूँ। सी 75% खर्च करता है, तो इसका मतलब है सी की सेविंग आपके पास कितनी रही होगी? 25%। जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे तो मैंने कर ही दिया था। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जिसका रेशो दिया हुआ है अच्छा होगा कि आप उसी का ही परसेंटेज रखो, नहीं तो बच्चों उससे भी कैलकुलेट करके बताया था मैंने। तो 20% का मतलब होता है 1/5, 15% का मतलब होता है 3/20 और ये हो जाएगा 1/4। इस बात का मतलब है अगर एक ही इनकम 5 है तो बच्चों ऊपर वही होता है जिसका परसेंटेज है। अब जैसे एक ही सेविंग का परसेंटेज है तो एक ही सेविंग होगी, यानी 5 इनकम है तो बताओ एक इसकी क्या हो गई है? सेविंग। 20 बी की इनकम है तो 3 बी की क्या हो जाएगी? सेविंग। 4 आपके पास में इनकम है तो एक आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? सेविंग हो जाएगी। अरे ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखा जाए एक ही सेविंग 1 है, जबकि यहाँ कितनी है? 7। चलो ठीक है, यहाँ 3 की वैल्यू कितनी है? 6। बोलो 1 की वैल्यू कितनी है? 9। बोलो यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है क्या सीधा? यानी जो आपके पास फ्रैक्शन आ रहा है, फ्रैक्शन में ए बी सी की सेविंग आ रही है और जो रेशो में सेविंग है, बोलो उन्हें अपन मल्टीपल में इजीली बना सकते हैं। अरे हाँ, अगर बच्चा ऐसा नहीं होता तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी समझाई थी कि आप यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ जो वैल्यू है, उनका आप एलसीएम ले लो, उसको आप यहाँ इस रेशो में मल्टीप्लाई कर दो, ताकि फिर आप मल्टीपल इजीली बना पाओगे। अब देखो, बोलो 1 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 7, तो बताओ बी की इनकम कितनी हो गई? 1 की वैल्यू 7 तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 35 यूनिट। ठीक है, 3 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 2, तो बताओ बी की इनकम कितनी हो गई है? 40 यूनिट। अरे ठीक है बच्चों, जिसका रेशो दिया है उसका परसेंटेज बनाओगे ना तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर लोगे अगर आप चाहोगे तो। बोलो 1 की वैल्यू 9 है तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 यूनिट। ये तीनों की टोटल इनकम आ गई है, ऐड कर दो, 6 और 5 11, 3 6 10 11, 111 यूनिट। बोलो 111 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 333 रुपीज़। तीनों की टोटल इनकम है ना। लास्ट लाइन पढ़ो तो उनकी अपनी अपनी मजदूरी बताओ, तो बोलो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। तो इसका मतलब है एक की जो इनकम हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3, तो 35 का मान कितना हो जाएगा? तो बोलो 105 हो जाएगा। बोलो यहाँ कितना हो जाएगा? 120। बोलो ये कितना हो जाएगा? 18, 108। अरे ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलोगे 105, 120, 108, बी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और चेंज करता हूं, और किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर सेक्शन में आपको दिखेगा, उसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे जब आप प्रीवियस ईयर्स करोगे। आज की क्लास के अंदर लगभग हम बहुत हद तक रेशो एंड प्रपोर्शन ख़त्म कर चुके होंगे।
कल की क्लास के अंदर जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। फिर बच्चों आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर की जो कोई भी बुक ले लो उससे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे। कोई भी आपका जो डाउट आता है आप मुझे बताना। उसके बाद अभी मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद मैंने आपसे कहा भी था एक आपके लिए एक सरप्राइज़ है बच्चों, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एग्ज़ाम में 50 में से 50 नंबर दिलाने में बहुत हेल्पफुल होगा। अरे हाँ, वो मैं बताऊंगा, बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या होगी वो चीज़ जिससे कहीं ना कहीं आपके 50 में से 50 नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी की इनकम का रेशो 3:7:4 है। इनके एक्सपेंडिचर का रेशो 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14.2/7% बचत करता है तो तीनों की बचत का अनुपात बताइए क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार इसे अच्छे से समझ लिया। देखो कैंडिडेट कितने हैं यहाँ, तो आप बोलोगे 3, ए बी और सी। क्वेश्चन में पहली लाइन कहता है कि इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है कितना, 3:7:4, 3:7:4। उसके बाद इनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है कितना, 4:3:5, ये 4, ये 3 और ये 5। उसके बाद बस एक लाइन और दे दी कि ए अपनी आय का कितना परसेंट, 14.2/7% है, वो सेविंग करता है। तो बताओ इनके सेविंग का रेशो आपके पास क्या होगा। बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर ये इनकम का रेशो है, ये एक्सपेंडिचर का रेशो है। ए 14.2/7% यानी 1/7 वो सेविंग करता है। थोड़ा सा सोचो, ए अगर 1/7 सेविंग करता है तो मुझे बताओ खर्चा कितना करता होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 6/7 होगा। बोलो इस बात से आप एग्री करोगे या नहीं करोगे। करना चाहिए आपको कि ए अगर 1/7 की सेविंग करता है तो 6/7 वो क्या करता होगा, खर्चा करता होगा। यानी ये तो हो गई इसकी इनकम और ये इसका क्या हो गया है बच्चों, एक्सपेंडिचर। यानी ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ए की इनकम और ए का जो एक्सपेंडिचर है बच्चों वो 7:6 के रेशो में होना चाहिए। क्या, ए की इनकम और ए का एक्सपेंडिचर 7:6 के रेशो में होना चाहिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इनकम 3 और एक्सपेंडिचर 4, इनकम 3 एक्सपेंडिचर 4, जबकि वो तो 7:6 का रेशो होना चाहिए। बोलो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा। बोलो ये तो बहुत पढ़ाया है। बोलो वो तो तब होगा। बोलो पहली प्रोसेस है बच्चों, पहले इन्हें आप सेम कर दो, पहले आप इन्हें क्या कर दो, सेम। एक ही इनकम और एक्सपेंडिचर सेम कर दो, यानी ऊपर 4 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हो गया। ठीक है, अब जैसा आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो कि इनकम तो चाहिए 7 और बताओ एक्सपेंडिचर क्या चाहिए बच्चों, 6। अरे क्लियर है बच्चों। एक बात और मैंने आपको समझाई थी कि जिन वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो अगर उनमें कोई वैल्यू कॉमन आकर कट रही है तो काट देना। जैसे यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 की टेबल से कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 की टेबल से कट जाएगा 3 टाइम्स। बच्चों ऐसा कर भी दोगे ना तो भी आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर 6 और 7 का रेशो आ जाएगा। देखो चाहिए एक बार आप करके देख लो, 14 3 से गुणा करोगे तो 42 आ जाएगा और यहाँ पर 9 4 से गुणा होगा तो 36 आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या इनका इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो 7 और 6 आ रहा है क्या। 6 की टेबल से कट जाएगा 7 बार और 6 बार। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा। इनसे तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर कुछ वैल्यू कट रही है तो काट दिया करना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बताओ अब आपको पता है सेविंग जो होती है वो इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दो तो सेविंग ही बचेगी। मुझे बताओ ए की इनकम कितनी हो गई, 14 को 3 से गुणा करोगे तो 42 तो इसकी इनकम हो गई। अरे हाँ, 9 को 4 से गुणा करोगे 36, तो ए की जो एक्सपेंडिचर है वो 36 है, 42 कमाता है 36 खर्च करता है। तो बताओ ए की जो सेविंग है कहीं ना कहीं आपके पास में 6 आ जाएगी क्या। अगर बच्चों आप ऑप्शन से देखना चाहते हो तो आप यहीं पर रुक जाओ। मुझे बताओ सेविंग का रेशो पूछ रहा था, ए की सेविंग आ गई बच्चों कहीं ना कहीं 6। मुझे बताओ सी ऑप्शन ही आपका आंसर आ गया क्या। अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चेक भी करोगे तो आप ऑप्शन से जज कर सकते हो कि ये 71 आएगा और ये 11 आएगा और ये आंसर हो गया।
पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शुरुआत है, आप अच्छे से कैलकुलेशन करके आंसर दे सकते हो। बोलो 14 7 से गुणा होगा तो 98 आ जाएगा। अरे हाँ, 9 3 से गुणा होगा तो 27 आ जाएगा। 98 में से 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 71 ही आएगा क्या? इसी तरह 14 को 7 से गुणा करोगे 56 हो जाएगा, और 9 को 5 से तो 45, 56 45, बोलो 11 आंसर आ जाएगा क्या? अरे हाँ, इस तरीके से हम रेशो में ही क्वेश्चन को रखकर पूरा कंप्लीट सोल्व कर देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरे क्लियर है? तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब आप देखो तो उससे आप अच्छे से सोल्व कर देना। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर कराता हूँ, थोड़ा सा हटकर होगा, वैल्यू में क्वेश्चन आपके पास है, देखो एक बार, उसे मैं सोल्व कराता हूँ। देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया था कि 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरीके से विभाजित की जाती है कि उनके हिस्सों में से 22, 35, 48 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि 7, 10, 13 के अनुपात में हो जाए। यदि मूल हिस्से में 16, 77 और 37 रुपए जोड़े जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या रहा होगा? ये क्वेश्चन है। देखो, बिना सोचे समझे अगर आप पेपर वर्क करोगे ना तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। आप थोड़ा सा सोचो बच्चों, यहाँ पर 7, 10, 13, 7, 10, 13, बोलो ये किसका रेशो है? बोलो जो उनके पास 15,525 रुपए थे उसमें से ए ने तो कितने रुपए खर्च कर दिए? 22 रुपए। बी ने कितने रुपए खर्च कर दिए? 35 रुपए। और सी ने खर्च कर दिए हैं बच्चों 48 रुपए। इतने रुपए थे, उसमें से इतना अमाउंट जब खर्च हो गया तो बच्चों तीनों के पास जो अब रुपए बचे हैं ना उसका रेशो है। जैसे ऐसे मानकर चलो कि 3 दोस्त गांव से पैसे लेकर चले 15,525 रुपए। ए के पास कुछ था, बी के पास कुछ था, सी के पास कुछ था, ठीक है। कुछ दिन वो शहर में रहते हैं और वहाँ पे कुछ कुछ रुपए उनके पास खर्च हो जाते हैं। टोटल 15,525 रुपए लेके आए थे। अब बच्चों ए ने 22 रुपए कर दिया, बी ने 35, 48 रुपए खर्च कर दिए। अब उनके पास जो पैसा बचा उसका रेशो दिया हुआ है। तो बच्चों ये रेशो आपके पास वो है जो खर्च कर देने के बाद बचा है। तो सीधी सी बात है, क्या अब आप ये बता सकते हो क्या इनके पास टोटल पैसा कितना बचा होगा जिसका रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है? अरे हाँ, ये शेष का ही तो है। तो बताओ शेष कितना बचा उनके पास? इससे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 70 और आपके पास 35 हो गया 105। यानी इसमें से ये तो खर्च कर दिया तो इनके पास अमाउंट बचा है 15,420 रुपये। 15,420 रुपये शेष अमाउंट बचा है और शेष का ही ये रेशो दिया हुआ था। तो बच्चों 7, 10, 13, बोलो इनका सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है? 15,420 रुपये। अरे है, तो बताओ 1 यूनिट का मान आपके पास कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 5, 3, 4, 514 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 514 आ गई है। तो आप बताओ ए के पास शेष अब कितना रुपए बचा होगा इतना खर्च कर देने के बाद? ये शेष का ही तो रेशो है। तो बोलो 514 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए के पास बचा हुआ पैसा आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है उसे भी पढ़ लो आप, कि आपके पास कहा गया है कि मूल हिस्से में 16, 77, 37 रुपये जोड़ दिए जाएं तो फिर आपके पास रेशो क्या होगा? अब एक बात बताओ, ये तो ए ने जो पैसे खर्च कर दिए थे ना उसके बाद बचा है। अगर वो मान लो 22 रुपये खर्चा नहीं करता तो बोलो 22 रुपये उसके पास ज़्यादा होते। अरे हाँ है ना। और उसके बाद उसको कितने रुपए और देने हैं? 16 रुपये और देने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 514 को 7 से गुणा करोगे तो ए के पास बचा हुआ पैसा आ गया, प्लस 22 कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि वो अपने घर से कितने रुपए लेकर चला था। अरे हाँ है ना। 16 और आपको ऐड करना है, फिर आपको ऐसे उसका रेशो बताना है। बताओ बी के पास कितना रुपए बचा होगा? बोलो 514 को 10 से गुणा करोगे तो 5,140 रुपये। ये बी के पास शेष रुपए बचे थे।
शेष कब? जब 35 खर्च कर देगा। अगर वो नहीं करता तो 35 रुपये ऐड हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? यानी इनिशियल स्टेज पर बी के पास, यानी दूसरा जो व्यक्ति था, जैसे ये तो है सुनील, ये आपके पास कौन है? अनिल, और इधर बात कर लेंगे जमील की। ये अनिल के पास शुरुआत में जो पैसा था वो आ गया है बच्चों, लेकिन अनिल को कितने रुपए और देने हैं? 77 रुपये देने हैं। इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आप ऐड कर दोगे तो बताओ अनिल के पास पैसा आ जाएगा क्या? इसी तरह आपको जमील का सोचना है कि 514 को 13 से गुणा करो, और उसने 48 रुपये खर्च कर दिए थे। अगर वो आपने ऐड कर दिए तो शुरुआत के पैसे आ गए, ठीक है। और उसे आपको कितने रुपए और देने हैं? 37 रुपीज़ देने हैं। अब बच्चों आपको इनका जो वैल्यू आएगी उनका रेशो बताना है। बच्चों ये मेंस का क्वेश्चन है, जहां आपके पास 100 क्वेश्चंस करने के लिए 120 मिनट मिलती है, यानी एक क्वेश्चन को करने के लिए एवरेजन भी बात की जाए तो 1 मिनट से ज़्यादा ही टाइम मिलता है। तो यहाँ आपके पास ये कैलकुलेशन है जो करनी ही होगी। अरे ठीक है, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। अब बड़ा तो आप कितना भी बना सकते हो। सुनील के पास S रुपये हैं, 22 रुपये उसने कम कर दिए, तो 22 कम कर दो, तो बताओ वो कितना रिप्रेजेंट हो जाएगा? 7 है। सो अनिल के पास A रुपये हैं, A में से 35 रुपये कम कर दोगे तो वो 10A बन जाएगा। जमील के पास J रुपये हैं, 48 रुपये कम कर दोगे तो वो 13A बन जाएगा। और सुनील, अनिल, जमील यानी S A J की वैल्यू तो 15,525 है। फिर वहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसे यहाँ पर रखते हैं, फिर वहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। उम्मीद है ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, वो क्वेश्चंस भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, देखो क्या होंगे। देखो क्या होगा सॉल्यूशन। बच्चों रेशो एंड प्रपोर्शन से मेंस के अंदर 4 क्वेश्चंस बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई नए चेंजेस वो कर देगा। जो मैंने आपको पढ़ाया है 100% विश्वास रखना, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं आपको थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, एक बार सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा दूँ, कल की क्लास में लगभग सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। आप फिर कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लेकर सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देना। अरे हाँ, और मैं क्वेश्चंस तो आपको 1-2 क्लास में और कराऊंगा, ताकि फिर रेशो एंड प्रपोर्शन से अप टू मेंस लेवल में कोई आपका डाउट ना आए। देखो क्या सॉल्यूशन होगा। ऐसे एरर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 1170 रुपये की राशि A, B, C के बीच गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के स्थान पर 2/3/4 के अनुपात में वितरित कर दी जाती है, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ होगा। देखो 3 लोग थे A, B और C। क्या किया गया कि गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अंदर पैसा बांट दिया गया। बांटना ये था, गलती से ये बांट दिया, मतलब सही था ये, गलती से बांट दिया ये। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ ऐसा करने पर किसको सबसे ज़्यादा लाभ हो जाएगा और वो कितना होगा। तो देखो सीधी सी बात है, आपको ये बात मैंने शुरुआत में भी बताई थी कि अपॉन में रेशो कभी भी नहीं रखते हैं। वैसे ये इन्वर्स रेशो होता है, इससे कैलकुलेशन कभी भी नहीं करते हैं। तो बताओ यहाँ पर क्या करना होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो, बोलो 12। इस पूरे रेशो में इससे भी 12 से, इससे भी 12 से, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे बताओ रेशो क्या आ जाएगा, 6, 4 और 3। यानी क्वेश्चन में कहा गया था 1170 रुपये गलती से इस रेशो की बजाय इस रेशो के अंदर बट गया है। तो बताओ किससे सबसे ज़्यादा लाभ होगा। बच्चों कुछ बच्चे है ना, बिना सोचे समझे क्या करने लग जाते हैं कि A को 6 मिलना था, गलती से 2 मिल गया, तो बोलो इसको तो लॉस हो गया। B आपके पास में 4 मिलना था, 3 मिल गया, इससे भी लॉस हो गया। इससे 3 मिलना था, इससे 4 मिल गया, इससे प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर ऑप्शन में भी एक ही है, डी ऑप्शन, जहाँ पर पता चल रहा है कि C है आपके पास, कि भाई C को है ना जो लाभ हुआ है। अब ठीक है बच्चों, ये अप्रोच गलत होती है कि आप यहाँ तुरंत ही रेशो से जज कर लो। आप एक बात सोचो, 1170 रुपये बांटने थे, चाहे सही तरीके से बांटो चाहे गलत तरीके से बांटोगी तो टोटल 1170 रुपये। हो सकता है किसी को ज़्यादा चले गया हो, किसी को कम चले गया हो। तो बच्चों एक बात बताओ, अभी A को 6, B को 4, C को 3, यहाँ सभी को टोटल कितना गया है, तो आप कहोगे 13।
यहाँ पर देखा जाए कि टोटल सभी को कितना गया है, तो 5 और 4 9, अभी सभी को गया है 9। बच्चों अमाउंट तो दोनों जगह सेम बांटा गया है, बस ये हुआ है किसी को ज़्यादा और किसी को कम चले गया। तो पहले बताओ क्या दोनों जगह सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे 13 से। अरे हाँ, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जो 1170 रुपये है आप यहाँ पर देख लो कि ए का, बी का, सी का कितना 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 है, फिर 1170 रुपये को आप इस रेशो में बांट दो, फिर कितना 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 है। अरे हाँ बच्चों, वहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। आप ये सोचो कि 9 को 6 से गुणा करोगे तो 54, 9 को 4 से गुणा करोगे 36 और ये आ जाएगा 27, 13 को 26, ये आ जाएगा 39, ये हो जाएगा 52। अब बच्चों सीधी सी बात है, अब सेम हो गया है, यानी यहाँ पर भी तीनों को आपके पास में टोटल और यहाँ पर भी जो तीनों को पैसा बटेगा वो सेम है। अब आप इजीली जज कर सकते हो। अब आप वो सोच सकते हो इसे 54 मिलना था, इसे 26 मिल गया, तो मुझे बताओ इसे तो लॉस हो गया क्या? इसे 36 मिलना था, इसे 39 मिल गया, तो बच्चों इसे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? 3 यूनिट का। यहाँ इसे 24 मिलना था, इससे 52 मिल गया है, तो मुझे बताओ इसे कितने का प्रॉफिट हो गया? 27 का डबल तो 54 होता है, या 52 है। इसका मतलब है सी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है 25 यूनिट का। अरे इस बात से आप एग्री करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ कि ऊपर और नीचे तीनों को जो टोटल पैसा जाएगा वो कितना जाएगा? तो आप बोलोगे 13 9 117। अरे हाँ है ना, 54 36 27 करोगे तो 117 आएगा, 26 39 52 करोगे तो भी 117 आएगा। यानी इसका मतलब है 117 यूनिट की वैल्यू 1170 रुपये है। तो बच्चों एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10 रुपये। तो मुझे बताओ सी के आपके पास में 25 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, एक की वैल्यू 10 रुपये है, तो 25 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? तो जवाब होना चाहिए 250 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा सी को। अरे क्लियर हो गई ये बात? बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, या आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो कि पहले मैं 1170 रुपये को 6 4 3 के अनुपात में बांट दूँ और ए का, बी का, सी का निकाल लूँ। अरे हाँ, फिर 1170 रुपये 2 3 4 के अनुपात में बांट दो, उसके बाद में फिर मैं वहाँ से ए का, बी का, सी का निकाल लूँ, फिर चेक करूँ किसको ज़्यादा लाभ हुआ है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी हो जाती है। तो बच्चों आप ये वाली अप्रोच लगाओ कि पैसे तो टोटल दोनों जगह सेम ही गए हैं, बट क्या हुआ, किसी को ज़्यादा चले गया, किसी को कम चले गया। अरे हाँ, तो बच्चों आप यहाँ पर क्या करोगे, जो टोटल पैसा जा रहा है 13 यूनिट, यहाँ टोटल पैसा जा रहा है 9 यूनिट, पहले दोनों को क्या कर लो, सेम कर लो। अरे ठीक है, उसके बाद में आप तुरंत ही जज कर लोगे कि किससे ज़्यादा पैसा मिला है, किससे कम पैसा मिला है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीएस का। चलिए समझते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कुछ राशि को ए बी सी के बीच 9:8:6 के रेशो में वितरित किया जाता है, लेकिन गलती से इसे 1/9:1/8:1/6 के रेशो में बांट दिया गया। इसके कारण बी को 1000 रुपये का नुकसान हुआ। फिर कुल धन पता लगाइए जिसका वितरण किया जाना है। टोटल आपसे अमाउंट पूछ लिया, आसानी होगा, 3 जने हैं ए बी सी, ठीक है। क्वेश्चन में जो पैसा बांटना चाहिए था, जो सही तरीका था बच्चों, वो था 9:8:6 के अंदर पैसा बांटना था, लेकिन गलती से क्या हुआ कि 1/9, 1/8 और 1/6 के रेशो के अंदर इन्होंने पैसा बांट दिया। अरे हाँ, तो सीधी सी बात है कि भाई पैसा तो सेम ही गया है तीनों के पास। पहले जो अगर मान लो 1000 यहाँ, पहले 50,000 यहाँ गया है तो अभी भी 50,000 ही गया होगा, लेकिन गलती से पैसा ऊपर नीचे हो गया, मतलब किसी को ज़्यादा चले गया, किसी को कम चले गया, ठीक है। तो मुझे बताओ 986 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? 72 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दो 72 से। तो बच्चों सीधी सी बात है, बोलो ये कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपके पास में कितना 12। यानी इसका मतलब है पैसा आपको इस रेशो के अंदर बांटना था,
लेकिन गलती से आपने इसे किस रेशो के अंदर बांट दिया, 8:9:12 में। तो बच्चों अमाउंट तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। मुझे बताओ पहले टोटल कितना पैसा बांटा गया था, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 17 और 6 आपके पास में हो गया है 23 यूनिट। बताओ यहाँ से पैसा टोटल कितना बटा है, 12 और 8 20, 20 और 9 29 यूनिट। अब बटा है 29। बोलो ये बात तो गलत है, पैसा तो दोनों जगह सेम ही बटा है, बस ये है किसी को ज़्यादा किसी को कम हो गया। तो बच्चों दोनों जगह सेम करो, यानी ऊपर 29 से और नीचे 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मुझे बताओ टोटल अमाउंट पता चल गया क्या। और टोटल अमाउंट कितना है बच्चों, 29 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या वो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा जो ए बी सी के बीच में बंटना था। क्वेश्चन में कहा गया कि ऐसा जो आपने गलत तरीके से पैसा बांट दिया ना, उसकी वजह से बी को 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो मुझे बताओ बी को बटना कितना था, तो बोलो 29 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से। तो बताओ 30 को 8 से गुणा करोगे तो सीधी सी बात है 240 आ जाएगा। 240 में से 8 कम कर दो तो 232 आ जाएगा, यानी बी को 232 मिलना चाहिए था। अब उसे कितना मिल रहा है, 23 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 230 को 10 से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 230 और अपने पास में 23 कम कर लोगे तो 207 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है बी को 232 मिलना था लेकिन मिला कितना है, 207। समझ रहे हो ना, बी को 232 मिलना था, 207 मिला है। तो बताओ इसे कितने का लॉस हो गया, तो पता चल गया है 25 यूनिट का। अरे 25 का लॉस हो गया है, आपके अकॉर्डिंग 25 यूनिट का लॉस हो गया, जबकि क्वेश्चन में कहा गया था 1000 रुपये का लॉस हो गया। तो बताओ 25 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई है, 40। एक की वैल्यू 40। तो आपसे टोटल पैसा पूछा गया था कि टोटल कितना रुपए बांटा गया, तो बच्चों टोटल तो 29 × 23 था, एक की वैल्यू 40 है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी, 29 × 23। इन्हें आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बच्चों आप या तो मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा ऑप्शन से देखो यहाँ यूनिट डिजिट तो 0 आएगी, यानी बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद मुझे बताओ 3 9 से गुणा होगा 27 यानी 7, 7 को 4 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 8, यानी ऐसा ऑप्शन देखो जहाँ 0 और 8 है। तो बच्चों ए गलत हो गया, बी पहले ही गलत हो गया था, सी गलत हो गया, क्या डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया क्या। अरे हाँ बच्चों, कई बार पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती, इस तरीके से भी जज कर लोगे। भाई 0 तो आएगा ही आएगा, फिर 3 9 से गुणा होगा 27, 7 7 4 से गुणा होगा 28, तो 8 तो आएगा ही आएगा। बोलो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों सभी जगह वो सेम डाल रहा है कि यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन सारे के सारे ऐसे हैं, फिर तो आपको भी उतना टाइम लगेगा जितना टॉपर लगेगा, और टॉपर कोई नहीं, आप ही में से कोई होगा। अरे हाँ, तो बस अच्छे से तैयारी करते जाओ। आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। कॉइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और जो क्वेश्चन अपने बच गए हैं वो मैं आपको सारे के सारे कल कवर करवा दूंगा, जिससे कहीं ना कहीं रेशो एंड प्रोपोर्शनल अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे रेशो एंड प्रोपोर्शनल पूरा 100% में आपका कन्वर्ट हो जाए। अरे हाँ, चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर आपको करना है, ठीक है।